अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था डेटा टाइप्स को, कमेंट्स को और इनपुट आउटपुट सी इन सी आउट को देखा था। और तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स के लिए क्या रूल्स होते हैं, कि वेरिएबल्स को किस तरह लिखा जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इंट इंट ए। अब जैसे मैंने इंट ए लिखा है, मैं ए को चेंज करके बी भी लिख सकता हूँ और सी भी लिख सकता हूँ। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया पहला तरीका कि आप ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, ऐसा कोई भी करेक्टर लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई इंटीजर लिखूँ, मतलब कि कोई करेक्टर ना लिखूँ, कोई इंटीजर वैल्यू लिखूँ, लाइक कोई नंबर, ठीक है, तो ये हम वेरिएबल नहीं लिख सकते। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेरिएबल नेम डज नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है, मतलब हम वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर नहीं लिख सकते, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, और अगर हम इंट लिख के अंडरस्कोर और फिर किसी वेरिएबल का नाम लिखें तो ये ठीक है, ये तरीका ठीक है। और हम यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये इट इज़ करेक्ट। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इंट लिख के अगर कोई पूरा वर्ड लिखूं, लाइक वेरिएबल लिखता हूं मैं, पूरा वर्ड है, तो ये भी ठीक है तरीका। इसी तरह अगर मैं सेम वर्ड लिखूं दोबारा वेरिएबल, मैं वी कैपिटल रखूं, मतलब कि जो ऊपर मैंने लिखा है उसका वी जो है वो छोटा है और नेक्स्ट वाले का वी कैपिटल है, तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। आप इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है आपने कि आपने एक वेरिएबल जो स्मॉल लेटर के साथ लिखा है और एक दूसरा वेरिएबल जो आपने कैपिटल लेटर के साथ लिखा है, तो वो दोनों सेम नहीं है। बेशक उनके नाम सेम हैं, लेकिन उनके जो लेटर्स हैं वो स्मॉल और कैपिटल हैं, तो वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे, वो सेम नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो मैं उनको अलग अलग वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकता हूँ, उनको अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऊपर वाले को 4 असाइन कर दी और नीचे वाले को मैं 6 असाइन कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है नीचे वाले से। कि क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसमें मैंने ऊपर वाले में वी जो है वो स्मॉल रखा है और नीचे वाले जो है वेरिएबल का वी कैपिटल रखा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो इस तरह अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखूं और बीच में अंडरस्कोर यूज़ करूं और वेरिएबल का नाम लिखकर साथ में इंटीजर यूज़ कर लूं इस तरह से, तो ये भी तरीका ठीक है। हम वेरिएबल का जो नाम है वो बस इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में हम इंटीजर यूज़ करें तो वो कोई इशू नहीं है। तो अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मुझे एरर मिलेगा और वो मुझे एरर में बताएगा कि इंट 1 क्या है, क्योंकि हम ये असाइन नहीं कर सकते, इंटीजर वैल्यू नहीं लिख सकते वेरिएबल की जगह पर। तो किसी की वजह से एरर नहीं मिला सिवाय इंट 1 के, क्योंकि हम इंटीजर नहीं लिख सकते वेरिएबल की जगह पर। तो इतने हिस्से का मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं हम ऑपरेटर्स को, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे प्लस, उसके बाद माइनस होता है, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता है जो हम स्टार से लिखते हैं, और डिवीजन का ऑपरेटर होता है परसेंट से लिखते हैं। इसके बाद मैं अगर इंट ए बनाऊँ और उसे असाइन कर दूँ वैल्यू 4, ठीक है, उसके बाद मैं इंट बी बनाता हूँ और मैं उसको वैल्यू असाइन करता हूँ 5 की, ठीक है। और इसके बाद मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके इनका मैं सम लेना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा द सम ऑफ ए एंड बी इज़। ये लिखने के बाद मैं आगे लिखूँगा ए और फिर प्लस का साइन लगाकर बी लिख दूँगा, और ये क्या करेगा, मेरे 4 और 5 को प्लस करके प्रिंट कर देगा। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो होगा द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 9, ठीक है। और अगर मैं प्लस की जगह माइनस लिख दूँ और इसको सेव कर कर फिर इसको रन करूँ, तो मुझे आउटपुट में जो मिलना चाहिए वो -1 मिलना चाहिए। तो देखें, सम ऑफ ए एंड बी इज़ -1। आप सम को चेंज करके सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑपरेशन दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाऊँ और इसके बाद इसको रन करूँ
तो मुझे 4 × 5 20 मिलना चाहिए। यहाँ पर मुझे 20 मिल रहा है और मैं सम को चेंज करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सम को चेंज करके हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहा है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ये करते हैं। इसी तरह ये असाइन ऑपरेटर होता है इज इक्वल टू वाला, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और ये भी एक ऑपरेटर है जो वैल्यू असाइन करने के लिए काम आता है। और इसी तरह एक ये ऑपरेटर्स होते हैं एंड के लिए, और इसके बाद होता है और के लिए, ये भी ऑपरेटर्स हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट्स के बाद। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स को, कि कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स। कंडीशन स्टेटमेंट्स लिखने के बाद इसका जो सिंटैक्स होता है तो वो इस तरह होता है कि हम इफ़ लगाते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर करली ब्रेसेस लगाकर उसके अंदर बॉडी लिखते हैं। तो जो ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो नीचे वाली इसकी जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करवा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो 4 है और बी इज़ इक्वल टू 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब कि ए बी के इक्वल है, अगर ए बी के इक्वल है तो तुम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देना, मतलब ये लाइन प्रिंट कर देना, यस दे आर इक्वल, ठीक है। ठीक है, मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो तो ये वाली लाइन उसकी जो बॉडी के अंदर लिखी है इसको तुम प्रिंट करवा देना, इसको सी आउट करवा देना, नहीं तो एल्स, ठीक है। एल्स सेकंड कंडीशन होती है नहीं तो। अगर वो नहीं हुआ तो तुम ये वाली लाइन को प्रिंट करवा देना, नो दे आर नॉट, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो उसकी जो बॉडी के अंदर लाइन है वो एग्जीक्यूट करवाना, नहीं तो एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना। अब चूंकि ए जो है वो 4 है, बी जो है वो 5 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो पहली वाली कंडीशन तो ठीक नहीं होगी। ए बी के इक्वल नहीं है, ए 4 है बी 5 है, ये कंडीशन तो ठीक नहीं है, ये मैच नहीं होगी। तो वह सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब हम इसको रन करेंगे तो सेकंड वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नो दे आर नॉट। तो इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको पहले मैं ख़त्म कर दूंगा और इसको भी कमेंट आउट कर देंगे, और उसके बाद मैं एक बनाऊंगा इंट रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर के नाम से एक बनाऊंगा और उसमें मैं कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करूँगा, ठीक है, वो मैं ऐसे ही खाली रखूँगा। तो रोल नंबर की जो वैल्यू होगी वो हम यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इंटर इंटर आ रोल नंबर, मतलब मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि आप कोई वैल्यू दो जो रोल नंबर पे जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम सी इन यूज़ करके और उसको रोल नंबर में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम कंडीशंस लगाएंगे, इफ़ अगर अगर रोल नंबर, जो रोल नंबर की वैल्यू यूज़र ने दी है वो इक्वल हो 5 के, तो ये लाइन प्रिंट कर देना, मतलब कि अगर 5 के इक्वल हो रोल नंबर तो लिख देना दिस रोल नंबर इज़ मास, और यहाँ पर एंड लाइन कर देंगे। उसके बाद हम एक और कंडीशन लगाने के लिए लिखते हैं एल्स इफ़, ठीक है। और उसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे अगर जो यूज़र ने रोल नंबर दिया है वो इक्वल हो 10 के, ठीक है। अगर वो इक्वल है 10 के तो आप ये वाली लाइन प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना कि दिस रोल नंबर इज़ सलमान, ठीक है। और इसी को कॉपी करके मैं एक और कंडीशन बनाऊंगा, मतलब कि एक और कंडीशन लगाएंगे और मैं यहाँ पर कहूँगा अगर रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 13, अगर 13 है रोल नंबर तो कह देना कि दिस रोल नंबर इज़ अहमद, और फिर हम एंड में एल्स कंडीशन लगाएंगे
मतलब अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन मैच नहीं होती तो आप ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देना। मतलब अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो आप फिर एंड में ये लाइन लिख देना, एल्स योर रोल नंबर डज नॉट मैच। मतलब कि अगर रोल नंबर 5 के इक्वल हुआ तो वो अपनी 5 वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, अगर 10 हुआ तो 10 वाली को प्रिंट करेगा, अगर 13 हुआ तो 13 वाली को करेगा। लेकिन अगर कोई भी नहीं हुई तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा एंड में। तो हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर एरर आ रहा है और ए और बी डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर है इसको कमेंट आउट करेंगे क्योंकि वो कह रहा है ए और बी क्या है, उसको ए और बी समझ नहीं आ रही। तो इसको कमेंट आउट किया। अब रन करते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है रोल नंबर, अब सही से रन हो रहा है। तो अब रोल नंबर मैं अगर 5 लिखता हूँ तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मैंने रोल नंबर 5 लिखा है तो रोल नंबर कौन 5 के इक्वल होगा, तो वो कौन सी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, कौन सी कंडीशन ठीक होगी। पहली कंडीशन ठीक होगी, अगर रोल नंबर 5 लिखता हूँ तो 5 इक्वल है 5 के, ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। और वो अपनी बॉडी में जो लिखी हुई स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मैं 5 लिखता हूँ तो ये देखे दिस रोल नंबर इज़ मास। और इसके बाद अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और मैं लिखता हूँ 15, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन ठीक होगी। 15 कोई भी नहीं है, देखें 5 है, 10 और 13, 15 नहीं है, तो फिर वो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा यूर रोल नंबर डज नॉट मैच। तो क्या होगा, जब मैंने रोल नंबर 15 लिखा तो पहले यहाँ पर आकर चेक करेगा कि 15 5 के इक्वल है नहीं, उसको स्किप करेगा। आगे आएगा कि 15 10 के इक्वल है नहीं, वो इसको भी स्किप कर देगा। फिर नीचे आएगा कि रोल नंबर 13 के इक्वल है, वो इसको भी स्किप कर देगा। फिर एंड में ये ऑप्शन बचता है और वो इसको ही एग्जीक्यूट कर देता है। तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और कोई और वैल्यू डालते हैं जो हमने कंडीशन में दी होगी। ठीक है, तो ये अब हमसे पूछा है कि रोल नंबर इंटर करो। हम 10 इंटर करते हैं, तो 10 है हमारे पास। ठीक है, रोल नंबर 10 के इक्वल है, तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, द रोल नंबर इज़ सलमान। ठीक है, और इसको अब हम दोबारा रन करें और वैल्यू लिखें 13, रोल नंबर 13 लिखें, तो हमारे पास आएगा दिस रोल नंबर इज़ अहमद, क्योंकि वो 13 मैच हो रहा है। ये थी इफ़ एल्स की कंडीशंस। आप एल्स इफ़ करके मल्टी कंडीशंस भी बना सकते हैं, लेकिन ये था पूरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके बाद होती हैं स्विच स्टेटमेंट्स। हम इसी चीज़ को रोल नंबर वाले एग्जांपल को स्विच स्टेटमेंट से अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट करने के बाद मैं इस चीज़ को नीचे ले आता हूँ कॉपी करके। इसको हम नीचे ले आते हैं क्योंकि अभी इसी एग्जांपल को रोल नंबर वाली को हम स्विच स्टेटमेंट्स के साथ देखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर जो वैल्यू होती है, जो चेंज हो रही होती है, उसे हम डिफरेंट केसेस में रख कर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोल नंबर चेंज हो रहा है तो हम रोल नंबर को स्विच करेंगे। मतलब हम रोल नंबर की वैल्यू को डिफरेंट केसेस में डालेंगे। अगर वो एक केस में, अगर रोल नंबर एक केस में अगर वो 10 होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 10 होता है तो क्या होगा, तो हम क्या स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। अगर यूज़र ने रोल नंबर 10 लिखा है तो वो केस 10 में आएगा और आकर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि दिस रोल नंबर इज़ मास। तो यहाँ एंड लाइन करने के बाद हम नीचे लिखेंगे ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या है इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम केस 2 बनाएंगे। मतलब अगर किसी केस में रोल नंबर 15 हो तो आप स्क्रीन पर ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना कि दिस रोल नंबर इज़ सलमान। ठीक है, और ये करने के बाद हम इसको भी एंड में ब्रेक कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे और एक तीसरा केस बनाएंगे। मतलब अगर किसी केस में रोल नंबर की वैल्यू 13 होती है तो आप ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देना कि दिस रोल नंबर इज़ अहमद। ठीक है,
और ये लिखने के बाद हम इसको भी एंड में ब्रेक कर देंगे और एंड में हम एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं। अगर रोल नंबर किसी केस से मैच ना हो, अगर रोल नंबर 10 भी ना हो, 15 भी ना हो, 13 भी ना हो, तो वो ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा कि रोल नंबर डज नॉट मैच। मतलब अगर किसी भी केस से मैच नहीं होती तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करना। अब इसको रन करके देखते हैं। वो हमसे रोल नंबर पूछ रहा है। अब 15 लिखा तो 15 मैच हो रहा है केस 2 से, ठीक है। अब हम 10 लिखते हैं तो 10 केस नंबर 1 से मैच हो रहा है। दिस रोल नंबर इज़ मास, ठीक है। अब हम कोई और नंबर लिखते हैं जो कि 13 है, वो अहमद वाले केस से मैच हो रहा है। अब हम ऐसी कोई वैल्यू लिखते हैं जो हमारे हमारे केस में नहीं है, तो हम 30 लिखते हैं। 30 हमारे केस में नहीं है, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा कि रोल नंबर डज नॉट मैच। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम यूज़र हमसे कोई वैल्यू पूछता है और हम कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो वो जाती है सीधा रोल नंबर वाले इंट में, उस कंटेनर में सेव हो जाती है। फिर स्विच वो लगाता है रोल नंबर को कि स्विच रोल नंबर को चेक करो वैल्यू को। तो अगर यूज़र ने रोल नंबर 10 इंटर किया है तो आप ये वाली स्टेटमेंट जो है दिस रोल नंबर इज़ मास, ये प्रिंट कर देना। अब इसके बाद ब्रेक। और ब्रेक क्या होता है, अगर ये कंडीशन मैच हो गई और उसने ये लाइन प्रिंट कर दी तो वो उसके बाद ब्रेक कर देगा। उसके बाद नीचे वाली स्टेटमेंट्स कुछ भी नहीं लिखेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और सिर्फ इतना प्रिंट करने के बाद स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। मतलब करली ब्रेसेस जो हैं उनसे बाहर आ जाएगा और नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ना ही किसी केस को चेक करेगा। और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल केस 1 मैच अगर नहीं होता तो वो दूसरे केस पे आएगा, केस 15 को देखेगा। अगर केस 15 मैच होता है तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसको भी ब्रेक कर देगा और बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसके बाद वो अगले केसेस को देखेगा भी नहीं, उसको रीड भी नहीं करेगा, ना ही एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक्स को कमेंट आउट कर दूँ, अगर ब्रेक्स को ना लिखा जाए और इसके साथ अगर उनको रन किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं। चूँकि अब ब्रेक्स नहीं है तो वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और उसके साथ बिना रुके बिना ब्रेक किए वो सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता जाएगा, सबको कर देगा। अब मैंने 10 लिखा तो जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो इसने सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर दिया। रोल नंबर इज़ मास, दिस रोल नंबर इज़ सलमान, और ये सारे चारों स्टेटमेंट्स को इसने प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखा हुआ नहीं मिला, तो उसे लगा कि यहाँ पर ब्रेक नहीं होना और इसी वजह से वो सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता गया। तो मैं इनको वापस से अनकमेंट कर देता हूँ। और स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस तरह बनाई जाती हैं। स्विच स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स होता है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करवा कर देखें इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को, स्विच स्टेटमेंट्स को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।